Good morning, everyone. Welcome to Manu Law classes in the lab session of daily news analysis. Today is 16th of January 2024. Myself is Naresh Sharma. Let's start with the first news. Today, we have various important news which can be relevant for your examination. Dear students, we discuss not only facts, but also the concepts. If you are a regular student and regular viewer, then it's my guarantee that you will have developed some basic concepts very easily, and it will help you ultimately perform well in your examination. So start with the first news. India's first dark sky park. क्या है ये? Dark sky park. What does it mean? In modern world, everywhere we found, especially in large or big cities, there is artificial light. Artificial light है चारों तरफ. What is the impact of this artificial light? Just make this practice. मैं अगर बात कहूँ कि आप एक बार क्या करें, जब भी आप अपने किसी शहर में हो और अपने घर की छत पर जाएं, फ्लोर पर जाएं और नाइट में आप जो स्काई है उसको देखें और देखें कि वहां आपको स्टार्स कैसे दिख रहे हैं. और मैंने ये प्रैक्टिकल किया है. आप पाएंगे कि शहरों में आप जो सितारे हैं, जो स्टार्स हैं, उनको बहुत क्लैरिटी के साथ आप नहीं देख पाएंगे. यू विल नॉट बी एबल टू वॉच दीज स्टार्स वेरी क्लियरली ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल लाइट. तो क्या होता है, जो शहरों में लाइट जल रही होती हैं, उनकी वजह से लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो स्काई की तरफ भी जाता है और जो स्टार्स हैं वो आप बहुत अच्छे से उनको नहीं देख पाते. मींस स्टार्स को बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए? डार्क स्काई. तो आपने यदि कभी प्रैक्टिकल किया है तो जो डार्क नाइट वाला जो फोर्ट नाइट होता है, जिसको हम हिंदी में कृष्ण पक्ष बोलते हैं, in that period you would find that stars are visible with very much clarity. तो गवर्नमेंट ने अभी क्या किया कि इंडिया के एक टाइगर रिजर्व को डार्क पार्क का जो है स्टेटस दिया. और ये पार्क कौन सा है? पेंच टाइगर रिजर्व. वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज इन महाराष्ट्र. और इट्स इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क एंड 5th इन एशिया. एशिया में ये 5th नंबर पर है. और इंडिया की अगर हम बात करें तो इट इज द ओनली वन एंड द फर्स्ट जो है इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क, जिसमें वहां क्या जो है सेटिंग्स इसके लिए होंगी. लेट्स डिस्कस ऑल दोज रेलेवेंट फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स. ये महाराष्ट्र में है. लोकेशन की अगर हम बात करें, ये क्या होगा इसमें? इट विल रेस्ट्रिक्ट लाइट पॉल्यूशन. अभी तक आपने सुना होगा कि जो है नॉइज पोल्यूशन या साउंड जो है नॉइज पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन, अभी तक आपने इस टाइप के वर्ड सुने होंगे. बट अगर हम बात करें डार्क स्काई पार्क की, तो उसका क्या सिचुएशन आपके साथ में होने वाला है कि वहां पर जो आर्टिफिशियल लाइट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा. मींस उस जैसे ये अगर पार्क है पेंच टाइगर रिजर्व, तो इसके कई सारे किलोमीटर्स की रेंज में वहां पर जो नाइट में आर्टिफिशियल लाइट है उसको रेगुलेट किया जाएगा, जिससे कि इस रीजन में जो लोग हैं उनको क्या दिखाई दे. मींस उनको किसी आर्टिफिशियल लाइट से रिफ्लेक्शन न मिले, उनको डिस्टर्बेंस ना हो. तो इट इज earmarking एरिया अराउंड द पार्क that restrict light pollution for stargazers.
जो स्टार्स को देखना चाहते हैं, जो कुछ प्रैक्टिकल्स करना चाहते हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उनके लिए। अब डार्क स्काई प्लेस सर्टिफिकेशन फोकसेस ऑन लाइटनिंग पॉलिसी। तो लाइटिंग की जो पॉलिसी है, डार्क स्काई फ्रेंडली रेट्रोफिट्स, आउटरीच एंड एजुकेशन एंड मॉनिटरिंग द नाइट स्काई, इसके रिगार्डिंग में ये बहुत सारे स्टेप्स लेने वाले हैं। होगा क्या कि वहां पर जो टूरिस्ट आएंगे वो रात्रि में, वो नाइट में क्या करेंगे, सेलेस्टियल स्पेक्टिकल्स हैं उनको देख पाएंगे ठीक से और उसका मजा ले पाएंगे, सीनिंग ब्यूटी को एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, तो आप यदि बहुत सारे, आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो विलेजेस में होंगे कहीं, तो अब तो विलेजेस में बहुत ज्यादा लाइट है लेकिन फिर भी उतनी लाइट नहीं है, तो वहां क्या करोगे, जब आप नाइट में स्काई को लुक करोगे तो यू विल फाइंड दैट द स्काई इज वेरी ब्यूटीफुल विद स्टार्स, बहुत अच्छा आपको लगेगा। लेकिन यही एक्सपीरियंस आपको कहाँ नहीं मिलता है, बड़े शहरों में नहीं मिलता है। तो सर्टिफिकेशन इसका कौन देता है, कौन इसको बताता है, तो इसके लिए है इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन है इसकी, जो जो ऐसे पार्क्स को, ऐसे रिजर्व एरियाज को सर्टिफाई करती है। ठीक है, तो पीटीआर अब हमारा जो है 5th नंबर पर है एशिया में, तो पहला है फर्स्ट इंडिया में और 5th है एशिया में। अब हमें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज पेंच टाइगर रिजर्व को ये डार्क स्काई पार्क जो है डिक्लेयर किया गया है। सो नाउ इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू that you should have some basic points about Pench Tiger Reserve. Then if we talk about its location, then it is Satpura Hills. It is nearby in Satpura Hills in Madhya Pradesh and on the border areas of Maharashtra and Madhya Pradesh. Means this is, if this is map and this is Maharashtra or this is Madhya Pradesh, MP and Maharashtra. Okay. So this is the region of Pench Tiger Reserve. If we talk about its exact location, तो ये महाराष्ट्र में है, इसका जो ज्यादा एरिया है। तो जब भी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। अच्छा, और भी इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि इट इज नेम्ड आफ्टर पेंच रिवर। पेंच रिवर के नाम पर इसका नाम जो है पेंच टाइगर रिजर्व है, जो नॉर्थ टू साउथ फ्लो करती है इस पार्क के थ्रू। Now we are going to move towards one more important news, that is Chittorgarh Fort. If you have visited this place have extremely beautiful scenery. आप अगर यहाँ जाएंगे तो बहुत आपको एंजॉय होने वाला है। ठीक है, तो ये एक तो देखने में बहुत अच्छा है। तो अब ये न्यूज में क्यों रहा, व्हाई इट वाज इन न्यूज? रिसेंटली क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑर्डर दिया कि नो ब्लास्टिंग विद इन 5 किलोमीटर ऑफ रेडियस ऑफ दिस फोर्ट। हो क्या रहा है, यू नो इन राजस्थान देयर आर ब्लास्टिंग एक्टिविटीज फॉर व्हाट, फॉर स्टोन माइनिंग। स्टोन की जो माइनिंग होती है उसके लिए ब्लास्टिंग एक्टिविटीज होती हैं। जो माउंटेन है, जो हिल्स हैं, उनको ब्लास्ट करके ब्रेक किया जाता है। अब उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इसके स्ट्रक्चर को उसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, इसके रेडियस, इसके मींस अगर ये वाला रीजन है तो यहां से इधर 5 किलोमीटर, इधर 5 किलोमीटर, या इधर चारों तरफ कहीं भी आप 5 किलोमीटर की रेंज में कोई भी ब्लास्टिंग एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए चित्तौड़गढ़ फोर्ट है ये न्यूज में रहा। मैं यहाँ पे हो करके आया हूँ, आई हैव विजिटेड दिस प्लेस। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपको टाइम मिले तो एक बार जाए, बहुत एंजॉय करोगे आप। नाउ लेट्स हैव सम की पॉइंट्स अबाउट चित्तौड़गढ़ फोर्ट, दैट इज इन राजस्थान। इंडिया के जो लार्जेस्ट फोर्ट्स हैं उनमें से ये एक है। 7th सेंचुरी में बनवाया गया था मौर्यन रूलर्स के द्वारा, जो लोकल मौर्यन रूलर्स थे। अब आपको ये बात थोड़ी सी वंडरफुल लग रही होगी कि यार नहीं, ये तो जो है मेवाड़ के उस समय के राजस्थान के राजपूत वगैरह हैं उन्होंने बनवाया था। नहीं, बट रियलिटी इज दैट कि ड्यूरिंग 7th सेंचुरी AD इट वाज बिल्ट बाय लोकल मौर्यन रूलर्स।
उन्होंने बनवाया था। और कॉमन बिलीफ क्या है कि चित्रांगद मौर्य नाम के जो व्यक्ति थे, जो लोकल मौर्य डायनेस्टी से आते थे, उन्होंने इसको डेवलप किया था। लेटर ऑन इन 728 एडी तक आते आते इसको क्या किया, जो मेवाड़ के रूलर्स थे उन्होंने फिर इसको कैप्चर किया, और वहां से फिर मेवाड़ के रूलर्स का इस पर रूल स्टार्ट होता है। और दिस फोर्ट हैज बीन द कैपिटल ऑफ मेवाड़ रूलर्स फॉर सेंचुरीज। इट इज सिचुएटेड ऑन अ 180 मीटर हाई हिल। ठीक है, इतनी ऊंची हिल पर ये सिचुएटेड है। और इसकी अगर मैं वॉल्स की बात करूं तो अब 500 मीटर तक की ऊंची ऊंची इसकी वॉल्स है, कि आप जब इसके ऊपर जाकर के देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं बहुत बड़े किसी माउंटेन पर आ गए हैं। इसकी जो वॉल्स हैं इतनी वाइड हैं कि उन पर आप बस चलाइए। ठीक है, मैंने तो विजिट किया है इसको। और ये कौन सी रिवर के पास में है, तो ये है बराक रिवर के पास में है। ठीक है, उसके बैंक पर बना हुआ है। और ये वही फोर्ट है जहां पर बहुत सारे इंडिया के जो वीर लोग हैं, योद्धा हुए हैं, बड़े बड़े योद्धा भारत ने दिए हैं हमारे देश को। राजस्थान की भूमि है तो कौन कौन, बादल, गोरा, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, पट्टा, जयमल, ये ऐसे बहुत बड़े बड़े योद्धा यहाँ से हुए हैं। तो ये उन्हीं का फोर्ट रहा है, उन्हीं की कैपिटल रही है। और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया जा चुका है ऑलरेडी 2013 में। यहाँ की एक चीज और पॉपुलर है चित्तौड़गढ़ के फोर्ट की। देखो ये आप यहाँ देख सकते हैं, इसको बोलते हैं विजय स्तंभ। जब आप इसके पास जाओगे बहुत अच्छा आपको लगेगा देखने में। ठीक है, बहुत अच्छा है। इसके पास में टेम्पल है, देखो यहाँ पर हम लोग भी गए थे। ये टेम्पल हो गया। इसके इधर पीछे की तरफ जाएंगे आप पर, यहाँ पर जौहर मेला की जो है इधर। इसमें और भी बहुत सारे मंदिर भी हैं यहाँ पर अंदर अंदर, आप इसके अंदर जाओगे तो। ठीक है, फिर ऐसे यूं घूम करके अंदर आते हैं इसमें, अंदर ही अंदर। तो इसमें बहुत सारी सीनिक ब्यूटीज भी है। अब हम ये एक चीज के लिए और पॉपुलर है कि यहाँ पर जौहर का मेला लगता है हर बार, एवरी ईयर। कहाँ पर जौहर मेला लगता है, इसी चित्तौड़गढ़ के फोर्ट में। ये राजपूतों का एक फेस्टिवल है और एनिवर्सरी है वन ऑफ जौहर्स। ये जौहर क्या था कि जौहर ये होता था कि जब जो इस्लामिक जो रूलर्स थे, इस्लामिक जो क्रूअल रूलर्स थे, ठीक है, जो लुटेरे थे, तो वो क्या करते थे कि जब भी कहीं पर अटैक करते थे किसी राजा पर या उस पर, तो उनकी जो स्त्रियां होती थी, उनकी बेटी, पत्नी, उन सबको भी क्या करते थे, अपने साथ ले जाते थे। और उनके साथ में फिर रेप्स और भी बहुत तरह के अत्याचार करते थे, क्रुएलिटी करते थे। तो ये जो वीरांगना महिलाएं थी, जैसे कि जिसमें एक नाम है जिनका आता है, वो है रानी पद्मिनी। इन्हीं के नाम पर एक मूवी भी बनी थी बाद में, पद्मावती। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे कई बार हुआ कि उन्होंने किसी राजा, किसी जो मुगल्स थे या जो इस्लामिक रूलर्स थे, उनके हाथों में जाने की बजाय उन्होंने मौत को गले लगाया, डेथ को गले लगाया, और सामूहिक रूप से वो अग्नि में कूद जाती थी। ठीक है, कितना बड़ा जिगरा इनको चाहिए होगा उस समय, कितना बड़ा इनको डर रहा होगा, क्या उस समय की सिचुएशन होती होगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो व्यक्ति जिंदा आग में कूदने के लिए भी तैयार हो गया, तो सोचो कि क्या उनके साथ में ऐसा रहा होगा। जौहर क्या है, ये वही है कि जौहर हिंदू ट्रेडिशन है प्रैक्टिस्ड बाय राजपूत वुमेन हु वांटेड टू अवॉइड फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ द एनिमी। और उन्होंने जहर खाने की बजाय क्या प्रेफर करते थे कि आग में कूद जाना, क्योंकि आग जो अग्नि है वो प्योरिटी का भी सिंबल है। जो हवन वगैरह हम करते हैं बहुत सारे जो है सेरेमनीज पर, तो किसका प्रतीक है वो, पवित्रता का, प्योरिटी का प्रतीक है। इसलिए हवन किया जाता है जब भी हम नया कोई गृह प्रवेश करते हैं या जो है अपना कोई नया ऑफिस स्टार्ट करते हैं, तो उसकी पवित्रता और समृद्धि का ये एक सिंबल है। तो ये आप जान लीजिए कि ये जौहर की प्रथा हुआ करती थी। नाउ एक नया काम हुआ कि अभी जो अमेज़न के जंगल हैं, ठीक है, इक्वेडोर वाले रीजन में, वहां पर लिडार का सर्वे हुआ, लिडार के थ्रू, और वहां पर एक बड़ी ह्यूज सिटी उनको मिली है। ठीक है, ये सिटी नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया कि लिडार कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो उनको क्या मिली है, एक सिटी मिली है। इसीलिए जो लिडार टेक्नोलॉजी है वो किस में रहा, न्यूज में रहा। देखो लिडार का सबसे पहले अगर आप फुल फॉर्म समझ लेंगे तो देन यू विल फाइंड दैट व्हाट इज एग्जैक्टली दिस टेक्नोलॉजी। क्या है,
लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो लाइट के थ्रू डिटेक्शन होता है और उसकी रेंजिंग भी होती है कि वो किस रेंज में आ रहा है, कितनी डिस्टेंस पे है। व्हाट डज इट मीन? देखो, बेसिकली आप पाएंगे कि जब भी किसी लिडार टेक्नोलॉजी से लाइट, दैट इज लेजर लाइट, जब किसी एरिया पर, किसी प्लेस पर उसको थ्रो किया जाता है, फोकस किया जाता है, तो वो क्या करता है कि वहां पहुंचकर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी एक इमेज बनाता है। वो ये देख पा रहे हो आप कि नाइट में एक कोई कहीं गाड़ी खड़ी हुई है, अगर ये किसी पार्किंग के अंदर भी खड़ी हुई है और ये मींस बेसमेंट में है, तो लिडार की हेल्प से क्या किया जा सकता है, उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का भी पता लगाया जा सकता है कि ये स्ट्रक्चर कैसा है और इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कैसे होंगे। तो उनकी ये एक इमेज क्रिएट कर लेता है, ठीक है। और इमेज क्रिएट करने के बाद होता क्या है, उसका आइडिया लग जाता है कि उसके अंदर क्या चीज कैसी रही होगी। तो ये है आपकी लिडार टेक्नोलॉजी, द लाइट पल्सेस कंबाइंड विद अदर डेटा, और भी और कुछ डेटा वगैरह होता है कंप्यूटर की हेल्प से, जनरेट प्रिसाइज 3-dimensional information about the shape of the earth and its surface characteristics। तो इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर उसकी 3 डायमेंशनल शेप बन जाती है। और होता क्या है, इसमें लेजर होता है, स्कैनर होता है और स्पेशलाइज्ड जीपीएस रिसीवर भी इसमें होता है, ठीक है। इसका मोस्टली यूज होता है एरोप्लेन्स में और हेलीकॉप्टर्स में, कि ये लैंड करने से पहले या जब ये अपनी फ्लाइट में होते हैं तो ये लिडार टेक्नोलॉजी उसमें वर्क कर रही होती है, और जो पायलट होते हैं कॉकपिट में, उनकी स्क्रीन पर आने वाली, जो उनके सामने जो रेंज में जो भी ऑब्जेक्ट्स आने वाले हैं या उनकी एयर स्ट्रिप आने वाली है या कोई मीन्स जो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आने वाला है, तो उसकी इमेज वो इस स्क्रीन पर शो करता रहता है, ठीक है। तो ये लिडार टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल है और इसी की वजह से क्या जो है पॉसिबल है, जो अभी हेलीकॉप्टर्स, एयरप्लेन्स, एयरक्राफ्ट जितने भी हैं वो पॉसिबल है। तो ये टेक्नोलॉजी आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ में कंपैरिजन मोस्टली किया जाता है क्या, कि एक तो रडार का किसके साथ में, लिडार के साथ में। जनरली वी कंपेयर रडार विद लिडार, बोथ आर some kinds of similar technologies, but the uses and how they work, there are some basic differences। लिडार वर्क्स करती है इन सिमिलर वे टू रडार एंड सोनार, दोनों के बेसिस पर काम करती है लगभग सेम में, बट इट यूजेस लाइट वेव्स फ्रॉम अ लेजर। ये लेजर लाइट का यूज करते हैं, जबकि जो सोनार और रडार हैं वो कैसी जो है वेव्स का यूज करते हैं, रेडियो और साउंड वेव्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको हमें ध्यान रखना होगा, जो रडार है वो रेडियो वेव्स का यूज करता है, सोनार है वो साउंड वेव्स का यूज करता है, हालांकि दोनों का जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वर्क है वो सेम है। नाउ वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज, that is malaria free city, malaria free country। Recently the World Health Organization has certified Cabo Verde, this Cabo Verde also known as Cape Verde। What is Cape Verde? It's a country, or recently this country has got a certificate from WHO to become as a malaria free country। It means now there are no chances of malaria and मलेरिया के न्यू केसेस यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा इनको सर्टिफिकेट मिला है। सो दिस कंट्री हैज बिकम थर्ड कंट्री, किसमें, अफ्रीका में, अफ्रीकन यूनियन में, अफ्रीकन जो है रीजन में ये थर्ड कंट्री बन गया है, कि जहां पर मींस जिस कंट्री को मलेरिया फ्री का सर्टिफिकेट मिला है, कहां से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो जब भी रिसेंट टाइम्स में इस प्रकार के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, दे बिकम सम important points that they can be asked in your examination, that recently which country got the malaria free certificate। तो अभी किसको मिला है, ये मिला है केप वर्डे को, बहुत छोटा सा कंट्री है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इससे पहले मॉरिशस और अल्जीरिया को भी मलेरिया फ्री कंट्री का सर्टिफिकेट मिल गया है। व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? देखो, मलेरिया जो एक डिजीज है, ठीक है, अभी बताऊंगा, मलेरिया को भी डिस्कस हम करेंगे। तो अफ्रीका के जितने भी नेशंस हैं,
उनमें मलेरिया एक बड़ी प्रॉब्लम है, जहां पर हजारों लोग उसकी वजह से जो है डेथ उनकी हो जाती है। देख लीजिए आप, ये रहा आपका केप वर्डे, इसकी कैपिटल है प्रेया। अच्छा, ये रहा आपका अफ्रीका, ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो ये मॉरिटानिया हो गया, इसकी कैपिटल नक्चट हो गई। सेनेगल की डकर हो गई, है ना। गिनी बिसाऊ की कैपिटल बिसाऊ हो गई, है ना। ये गिनी की कोनाक्री हो गई, फ्री टाउन और हो गई ये बामार। ये बहुत सारे यहाँ पर जो कंट्रीज है, तो आपको ध्यान में रखना है कि केप वर्डे कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका के वेस्ट में है, ठीक है। और कौन से ओशियन में है, तो ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं तो इट इज लोकेटेड इन अटलांटिक ओशियन। आपको पता है ना कि अफ्रीका के ये वाला साइड किस में आता है, अटलांटिक ओशियन, देखो ये लिखा भी है यहाँ पे। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के इस साइड में क्या आता है, इंडियन ओशियन। और इसके ऊपर वाली साइड में क्या आएगा आपको, मेडिटेरेनियन सी, जहां से वो फिर वो सुएज कैनाल निकली है, ठीक है। और इसके नीचे की तरफ जब हम साउथ में चले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, अंटार्कटिका। सो ये आपको आई होप कि जरा सा आइडिया लग गया होगा कि इस साइड की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, वो कंडीशन है, वो कैसी है। सो इट ऑल्सो नोन एज केप वर्डे, अफ्रीका के अंदर ही आता है, वेस्ट कोस्ट पर है, सेनेगल के पास में है। और इसको कहा जाता है मिक्स्ड यूरोपियन एंड अफ्रीकन डिसेंट, बिकॉज इस कंट्री में जो पीपल रहते हैं, यूरोपियन और अफ्रीकन दोनों टाइप की मिक्स ब्रीड वाले जो है पीपल यहाँ पर रहते हैं। इसकी कैपिटल क्या है, प्रेया है, ठीक है। इसलिए कई बार इसको क्या कह दिया जाता है, इस कंट्री को कहा दिया जाता है मैस्टिको और क्रियोलो। ये किस बात को बताते हैं, ये दोनों का मीनिंग ये होता है कि मिक्स्ड ब्लड, पीपल ऑफ मिक्स्ड ब्लड, इसका मीनिंग होता है। सो जस्ट कीप इट इन माइंड दैट व्हाट वर द बेसिक फैक्ट्स अबाउट केप वर्डे। और सर्टिफिकेट को किसने दिया था, WHO ने। नाउ लेट्स हैव सम फैक्ट्स अबाउट मलेरिया। इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, समटाइम्स इट कैन रिस्क योर लाइफ, ओके, एंड इट इज कॉज्ड बाय पैरासाइट्स। किसके द्वारा होती है, पैरासाइट्स के द्वारा होती है। इट मींस इट इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस, ये वायरस के द्वारा नहीं होती है, पैरासाइट्स के द्वारा होती है। और it is in the people are infected by the bites of infected female anopheles mosquitoes। तो ये जो लेडीज मच्छर है ना, ये महिला मच्छर जो है, इसमें इनके काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। You can find that there have been various times when this question has been asked in numerous examinations कि जो मलेरिया होता है, it is caused by the bite of a mosquito. What is the name of that mosquito species? So that is female anopheles mosquito। means ध्यान रखना है आपको कि जो मेल मॉस्क्यूटो है वो किसी को परेशान नहीं करता, ठीक है। ये जो फीमेल है एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, ये जो है लोगों को मलेरिया करती है। अब इनमें भी टोटल 5 जो पैरासाइट की स्पीसीज होती हैं जिसकी वजह से होता है, उनमें से जो सबसे डेडलीस्ट हैं वो कौन कौन सी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ये 2 स्पीसीज हैं उसकी पैरासाइट्स की। दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन ऑफ मलेरिया। तो ये ट्रांसफर करते हैं ये दोनों के दोनों। और ये ट्रॉपिकल एरियाज में बहुत जो है कॉमन सा डिजीज है, बिकॉज ट्रॉपिकल एरियाज ये अगर आपका अर्थ है ग्लोब, यहाँ आपका 0 हो गया जो है इक्वेटर, इधर हो गया आपका 23.5 पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस रीजन इज नोन एज ट्रॉपिकल जोन, ओके। इस रीजन को हम क्या बोल देते हैं, इस रीजन को हम बोल देते हैं, देखो इस रीजन को क्या बोल देते हैं, ट्रॉपिकल जोन, बिकॉज ये दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस रीजन में हमेशा क्या होगा, बहुत ज्यादा मलेरिया होगा। व्हाई, बिकॉज हाई टेम्परेचर होता है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, बहुत सारे यहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं, और वहां पर बहुत अच्छी खासी रेनफॉल होती है। तो रेनफॉल वाले रीजन में, फॉरेस्ट वाले रीजन में आपको मॉस्क्यूटो बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। सो दिस इज द रीजन दैट व्हाई
मलेरिया इज अ कॉमन डिजीज इन दीज रीजन्स। तो इंडिया के भी ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी ठीक ठाक होती है और हाई टेम्परेचर होता है, जहाँ रेनफॉल होती है, तो बहुत ज़्यादा डिजीज होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ आपका, तो यूपी का गोरखपुर वाला जो रीजन है, वहाँ पर मलेरिया, डेंगू, इस टाइप की जो डिजीज हैं बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें, किसका सिम्टम्स? मलेरिया। तो इसमें फीवर आता है, फीवर के साथ साथ में क्या होगा? फीवर और क्या होगी? स्वेटिंग होगी, और चिल्स, हेडेक्स हो सकता है, मसल एचेस हो सकता है, बॉडी में पेन हो सकता है। और एक चीज और होती है कि इससे आपको कोल्ड लगता है, ऐसा लगता है कि बॉडी आपकी शिवरिंग करेगी, कपकपी की ठंड लग जाती है इसमें। तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ मलेरिया। ट्रीटमेंट क्या है? क्या ये प्रिवेंटेबल है? यस। क्योरेबल है? यस। अगर इसके अर्ली ट्रीटमेंट किए जाते हैं तो ये फुली क्योरेबल डिजीज है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट Indian Army Day. Indian Army Day, it is celebrated on 15th of January every year. 15th of January को every year हम इसको जो है सेलिब्रेट करते हैं। Why on 15th January? तो 15th जनवरी को हम इसलिए करते हैं कि on 15th of January 1949 फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, ये पहले इंडियन जो है पर्सन थे जो कमांडर इन चीफ बने किसके? इंडियन आर्मी के। मींस इससे पहले तक जो इंडियन आर्मी के चीफ थे वो कौन थे? ब्रिटिश पीपल ही हुआ करते थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स ही इंडियन आर्मी के चीफ थे वो, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो 1949 हमको इंडिपेंडेंस तो 1947 में ही हो गया ना, लेकिन 1949 तक इंडियन आर्मी का चीफ एक ब्रिटिश ऑफिसर ही रहा, जिसका जो है नाम था ये जनरल फ्रांसिस बचर, ये उसका जो है रहा। तो इसीलिए तो हमको दिक्कत आई थी जब हम हैदराबाद को जो है, हैदराबाद का जो नवाब था उसने मना कर दिया कि हम इंडिया में नहीं होंगे। ठीक है। और यही प्रॉब्लम हमको कश्मीर के इश्यू में आई थी, बिकॉज इसका हेड कौन था? तो ये फ्रांसिस बचर था। तो इंडियन आर्मी का जब हम एक्शन लेना चाह रहे थे, कहाँ? हैदराबाद में, जूनागढ़ में, कश्मीर में, तो ये इंडियन आर्मी जो चीफ था इसने मना कर दिया कि नहीं, हम इंडियन आर्मी को वहाँ ऑपरेशन के लिए नहीं भेजेंगे। तो सोचो आप कितनी मींस इंसल्टिंग वाली सिचुएशन रही होगी उस समय के हमारे लीडर्स के लिए, कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं लेकिन हमारी आर्मी हमारे ही ऑर्डर्स नहीं मानेगी। हमारे जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब उन्होंने इंडियन आर्मी से कहा तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम आर्मी सरेंडर नहीं कर सकते। तब पुलिस को जो है बुलाया गया और पुलिस एक्शन के थ्रू हैदराबाद को क्या किया गया? स्वतंत्र करवाया गया, उसको इंडिया में शामिल किया गया। और ये पुलिस कोई और पुलिस नहीं थी, आपकी सीआरपीएफ थी। ठीक है। और सीआरपीएफ एक बहुत मींस डिसिप्लिन फोर्स है, मैंने भी इसमें सर्विस की है एसआई। तो इन्होंने क्या किया था, इस हैदराबाद का जितना भी पुलिस एक्शन था उस सबको लीड किया था और उसको स्वतंत्र करवाया था। ये वाली जो परेड है इस बार कुछ इंपॉर्टेंट होने जा रही है, इसके कुछ फैक्ट्स वगैरह को हम क्लास में डिस्कस करेंगे बाद में, बिकॉज फिर वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है। और क्या है हमारे पास, इसमें हम और भी डिस्कस करेंगे कि जो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा थे इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम, और हम अस्त्र मिसाइल को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो है सेशन में, बिकॉज आज हमारे पास वीडियो की लेंथ ऑलरेडी अराउंड 30 मिनट्स हो चुकी है। So we will discuss all these news in next session. So we are going to finish this session today and in the hope to meet you again in the next session on 17th of January. And I hope you are enjoying the news analysis sessions daily. So thank you. Bye-bye. Take care.